प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करेंगे, अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादक या प्राथमिक क्षेत्र किन्हें कहते हैं। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है वो क्षेत्र कहलाता है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग किया जाता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज के प्रयोग करने में जो व्यक्ति लगे हुए हैं, जो व्यक्ति नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करके उत्पादन करते हैं, वे उत्पादक कहलाते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादक उन व्यक्तियों को कहा जाएगा जो प्राथमिक वस्तुओं का प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग करके उत्पादन कर रहे हैं। वे उत्पादक जो प्राकृतिक चीज़ों का उत्पादन करने में लगे हैं उन्हें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादक या प्राथमिक क्षेत्र कहा जाएगा। जैसे कृषि करना, लकड़ी काटना, मछली पालना, खनन करना और पशुपालन, ये सारे के सारे प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादक किन्हें कहेंगे। तो द्वितीयक क्षेत्र को हम विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे उत्पादक जो विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं वो द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादक कहलाएंगे। वे उत्पादक जो प्राकृतिक चीज़ों को संसाधित करके उनमें चेंज करके मॉडिफाई करके अन्य वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं या अन्य रूपों में परिवर्तित करने में लगे हुए हैं, उन्हें द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादक कहेंगे। जैसे कपास बनाना, चीनी या गुड़ बनाना, डबल रोटी बनाना या फर्नीचर बनाना, ये सारे के सारे द्वितीयक क्षेत्र के कार्य हैं। कपास प्राथमिक क्षेत्र का कार्य है, लेकिन कपास से कपड़ा बनाना द्वितीयक क्षेत्र में शामिल होगा। ऐसे ही गन्ने का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में किया जाएगा, लेकिन गन्ने से चीनी बनाना द्वितीयक क्षेत्र कहलाएगा। आगे तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। तृतीयक क्षेत्र में वे लोग आते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे परिवहन है, डॉक्टर है, चिकित्सक है, शिक्षक है, वकील है, ये सारे सेवाएं देते हैं। सेवाओं का मतलब होता है सुविधाएं देना। तो जो भी प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र की मदद करता है, सुविधा देता है, सेवा देता है, तो उसे हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र में परिवहन की सुविधाएं, संचार की सुविधाएं या डॉक्टर की सुविधा, जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी, उन सभी चीज़ों को हम सेवा क्षेत्र में शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अदृश्य बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। अदृश्य बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं और प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी से मतलब होता है ऐसी बेरोजगारी जो दिखती तो ऐसी है कि लोगों को काम मिला हुआ है, लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, लेकिन उनका उत्पादन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। अदृश्य बेरोजगारी से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें एक काम पर आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, उनमें से अगर कुछ लोगों को उस काम से हटा दिया जाए या किसी अन्य काम में लगा दिया जाए तो भी काम करने की उत्पादकता में किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि उत्पादन पहले जितना था उतना ही अब उत्पादन हो रहा है, उत्पादन पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। तो इसे हम अदृश्य बेरोजगारी कहेंगे। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अगर किसी को काम करने में 2 घंटे का समय लगता है और उस 2 घंटे के समय में 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो अगर उनमें से एक व्यक्ति को हटा दिया जाए तब भी वो काम 2 घंटे में ही हो रहा है, तो जो एक व्यक्ति है वो अदृश्य बेरोजगारी का एग्जाम्पल कहलाएगा, क्योंकि उस एक व्यक्ति को हटाने से तब भी काम उतना ही हो रहा था और जब 2 व्यक्ति उस काम को कर रहे थे तब भी वही काम हो रहा था, तो ये अदृश्य बेरोजगारी कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाता है। यानी कि जो उद्योग है उनको आप किस तरह वर्गीकृत कर सकते हो। उद्योगों को उनके स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा जाता है। निजी यानी कि प्राइवेट सेक्टर, सार्वजनिक यानी कि पब्लिक सेक्टर, संयुक्त सेक्टर, दोनों मिलकर काम करते हैं, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, और सहकार्य क्षेत्र। तो इस तरह 4 क्षेत्रों में हम किसी भी उद्योग को बांट सकते हैं स्वामित्व के आधार पर। आगे असंगठित क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। असंगठित यानी कि अनऑर्गेनाइज क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। इस क्षेत्र में काम करने वालों कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती या बहुत कम सुविधा मिलती है। ना ही कोई रूल रेगुलेशन होता है, ना काम के घंटे फिक्स होते हैं, न वेतन अच्छा होता है, ना कोई रूल और रेगुलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 7, सार्वजनिक क्षेत्र के किन्हीं 2 उद्यमों के एग्जाम्पल बताइए, उदाहरण दीजिए, नाम बताइए। तो जो रेलवे है वो सरकारी क्षेत्र है यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र है।
डाकघर है वो भी सार्वजनिक क्षेत्र का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 8, संगठित क्षेत्र क्या है? वह क्षेत्र जहाँ कर्मचारियों का जो रोजगार है वो नियमित है यानी कि फिक्स है। रूल रेगुलेशन के तहत कर्मचारियों को नियुक्ति दी जाती है और उसके तहत ही उनको रिटायरमेंट मिलती है या सेवानिवृत्त किया जाता है। काम के जो घंटे हैं वो फिक्स होते हैं। वेतन और जो सेवाएं हैं वो नियुक्ति के समय पर ही स्पष्ट हो जाती हैं कि आपका सेवा काल कितना है, आपको वेतन कितना मिलेगा और आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो सार्वजनिक जो संगठित क्षेत्र है उसमें सारे के सारे जो रूल हैं वो नियमित होते हैं, जबकि जो असंगठित क्षेत्र होता है उसमें कोई भी रूल या कोई भी शर्तें पहले से ही फिक्स नहीं होती है। आगे SGU या जीडीपी को पूर्ण रूप लिखिए। तो जो इसको हम बोलते हैं जीडीपी को ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और SGU को बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। और जो सकल घरेलू उत्पाद होता है वो एक लेखा वर्ष के अंतराल में, एक लेखा वर्ष के अंदर जितनी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है एक देश के अंदर, तो उनको हम जीडीपी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया था। अब बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें लोग काम करना चाह रहे हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता, या जितनी उनकी योग्यता है या जितनी उनकी इच्छा है उनके अनुरूप काम नहीं मिलता, तो उसे हम बेरोजगारी कहेंगे। बेरोजगारी ऐसी दशा है जिसमें लोगों को उनकी योग्यता और इच्छा के अनुरूप काम नहीं मिलता। अब लोग क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसको हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं से आप क्या समझते हैं? शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। तो जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, विकासशील देश या जो अल्पविकसित देश हैं उनमें अधिकतर लोग हैं वो कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, जिसके कारण इन देशों में छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी विशेष क्षेत्र या कार्य में जनसंख्या का भार बहुत ज़्यादा अधिक होता है, जिसकी वजह से जितने लोगों की काम में ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा लोग काम पर लगे हुए रहते हैं। तो उनमें से अगर कुछ श्रमिकों को हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ता है। यदि किसी क्षेत्र में काम में लगे हुए मजदूरों में से कुछ श्रमिक हटा भी दिए जाए तो भी वस्तु के उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार की होने वाली जो बेरोजगारी उसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, और ये अक्सर अल्पविकसित देशों में होता है। और वो जो देश कृषि प्रधान देश होते हैं उन देशों में ये बेरोजगारी ज़्यादा पाई जाती है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं कि शहरी क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी किस तरह पाती है। मान लीजिए किराना की दुकान है, दुकान पर परिवार के 4 सदस्य काम कर रहे हैं। यदि वहाँ से 2 सदस्य काम करें और 2 को अन्य किसी कारखाने में कार्यालय या किसी ऑफिस में काम करने के लिए बोल दिया जाए, वो वहाँ किसी कार्यालय में काम करने लग जाए, तो दुकान की जो बिक्री है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 2 सदस्यों के वेतन के रूप में परिवार को अतिरिक्त जो आय है वो हासिल होगी, क्योंकि 2 व्यक्तियों ने दुकान से काम छोड़कर किसी कारखाने या ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया है, तो वहाँ से उनको आय मिलेगी। जबकि दुकान की बिक्री पर कोई असर नहीं हुआ, तो ये एक छिपी हुई बेरोजगारी का एग्जाम्पल है, क्योंकि 4 व्यक्ति लगे हुए थे लेकिन काम तो वो 2 व्यक्ति का ही कर रहे थे। तो 2 व्यक्तियों को हटाने के बाद भी बिक्री पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसी तरह हम ग्रामीण क्षेत्र में इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। लक्ष्मी के पास 2 एकड़ का खेत है। खेत पर परिवार के 5 सदस्य काम कर रहे हैं। सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है, यानी कि पानी देने की कोई सुविधा नहीं है, जिस कारण खेत में ज्वार और अरहर की फसलें बोई जाती हैं, बीजते हैं। एक भूस्वामी है जिसके पास बहुत सारी ज़मीन है, सुख राम है, उसने अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार से 2 सदस्यों को भाड़े पर रख लिया, यानी कि किराए पर रख लिया, जिससे लक्ष्मी के खेतों में जो उत्पादन हो रहा था उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा। परिवार को मजदूरी के अलावा कुछ अतिरिक्त आय भी मिल गई। तो जो व्यक्ति यहाँ 5 लगे हुए थे वो भी वही काम कर रहे थे। जब उनमें से 2 व्यक्तियों को अलग से निकाल दिया गया, 3 व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, तब भी उत्पादन वही हो रहा है, यानी कि उत्पादन पर कोई असर नहीं हुआ है। तो जो 2 व्यक्ति थे वो प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी का एग्जाम्पल होंगे।
तो जो छिपी हुई बेरोजगारी है वो तब उत्पन्न होती है जब आवश्यकता से अधिक लोग किसी काम में लगे हुए होते हैं, और ऐसा तब होता है जब किसी देश की जनसंख्या ज़्यादा होती है। अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय का क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? उत्तर के साथ समर्थन दीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय का क्षेत्र कोई काम नहीं करता, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में के विकास में तृतीय का क्षेत्र का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। नहीं, हम इस कथन से बिल्कुल सहमत नहीं हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय का क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा, क्योंकि तृतीय का क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हो रही है। 1977 के आंकड़ों के अनुसार तृतीय का क्षेत्र में केवल 18% लोग काम कर रहे थे, जबकि 2017 में ये संख्या बढ़कर 31% हो गई है। ऐसे ही जो उत्पादन में वृद्धि है वो लगातार हो रही है। सकल घरेलू उत्पाद में 2013 के आंकड़ों के अनुसार देश के उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 30% है, द्वितीयक क्षेत्र का 20%, जबकि तृतीयक क्षेत्र का 50% योगदान है। यानी कि एक देश के अंदर जितना उत्पादन हो रहा है उसमें से जो 50% का योगदान है वो तृतीयक क्षेत्र का है। अगर हम बात करें देश की आय की, यानी कि राष्ट्रीय आय की, तो सकल घरेलू उत्पाद में अगर हम 2013 के आंकड़ों को देखें तो राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो 8 लाख करोड़ रुपए है, द्वितीयक क्षेत्र का 14,25,000 करोड़ रुपए है, और तृतीयक क्षेत्र का 44,75,000 करोड़ रुपए है। तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो तृतीयक क्षेत्र का है। इस तरह जो तृतीयक क्षेत्र है वो उत्पादन में भी वृद्धि लगातार कर रहा है, रोजगार में भी वृद्धि हो रही है, और देश की राष्ट्रीय आय में भी जो योगदान है तृतीयक क्षेत्र का वो अमूल्य योगदान है। 50% जो उत्पादन हो रहा है वो तृतीयक क्षेत्र से हो रहा है, और 31% जो रोजगार प्राप्त हो रहा है देश को वो तृतीयक क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। आय में जो बढ़ोतरी है वो भी लगातार तृतीयक क्षेत्र से मिल रही है। राष्ट्रीय आय में जो योगदान है तृतीयक क्षेत्र का वो काफ़ी अधिक है। आगे संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विद्यमान रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। तो हम इसको पॉइंट वाइज कर सकते हैं। रोजगार की प्रकृति, संगठित क्षेत्र में जो रोजगार होता है वो नियमित होता है, काम के घंटे भी फिक्स होते हैं, तय होते हैं। निर्धारित अवधि के बाद अगर काम किया जाता है तो अधिकारियों को अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है, यानी कि काम के घंटे के अलावा अगर उनसे एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है तो उनको एक्स्ट्रा पेमेंट देनी होती है। जबकि असंगठित क्षेत्र में रोजगार का कोई नियम नहीं होता, न ही कोई काम के घंटे हैं वो फिक्स होते हैं। अतिरिक्त समय में काम करने के लिए भी कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाता। सेवा शर्तें, संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र होता है, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर होता है, जिसमें उनकी सेवा की जो शर्तें हैं और उनके मिलने वाला जो वेतन है, भत्ते हैं वो पहले ही स्पष्ट कर दिए जाते हैं। जबकि जो असंगठित क्षेत्र है उसमें श्रमिकों को कोई नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं किया जाता, ना ही उनका जो सेवा काल है या जो वेतन है, जो भत्ते हैं वो स्पष्ट होते हैं। आगे हम बात करें अवकाश नियम की, तो जो संगठित क्षेत्र है उसमें कर्मचारियों को सवेतन छुट्टी मिलती है, जैसे मैटरनिटी लीव है, या अवकाश या बीमारी के समय भी उनको अवकाश मिल जाता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को इस प्रकार के कोई भी अवकाश नहीं मिलता। जिस दिन श्रमिक काम नहीं करते उस दिन उनका वेतन काट लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, शहरी क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि कैसे की जा सकती है? रोजगार को कैसे बढ़ाया जा सकता है? रोजगार को बढ़ाया जा सकता है नए नए उद्योग धंधे लगाकर। जब उद्योग धंधे ज़्यादा होंगे तो वर्करों की ज़्यादा जरूरत होगी, जिससे रोजगार उत्पन्न होगा। उन वर्करों और सेवा की स्थापना करना और पहचान करना जहाँ बहुत अधिक व्यक्ति है या बहुत अधिक लोग हैं उनको नियोजित किया जा सके, यानी कि लगाया जा सके। पर्यटन और क्षेत्रीय शिल्प उद्योगों को बढ़ावा देना, सूचना और प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक प्रयोग करना, जिससे नए रोजगार का निर्माण होगा। लोगों को उद्योगों की स्थापना करने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर ऋण देना। शहरों में कुटीर यानी कि छोटे जो उद्योग धंधे हैं उनके उद्योग धंधे ज़्यादा विकसित करें ताकि जो रोजगार है उसको बढ़ाया जा सके। आगे है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की अंतर बताइए, और जो अंतर है वो उदाहरण सहित हमें देना है जो कि बुक में है। तो जैसे गेहूं पैदा करना प्राथमिक क्षेत्र का कार्य है, लेकिन गेहूं से आटा बनाना, डबल रोटी बनाना वो द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है। और उस डबल रोटी को अलग अलग गाँव में, शहरों तक पहुँचाना
वो तृतीयक क्षेत्र में शामिल होता है। ऐसे ही कपास पैदा करना प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होगा। कपास से कपड़े का निर्माण करना वो द्वितीयक क्षेत्र में होगा। और उस कपड़े का परिवहन करना, भंडारण करना, संभालना और उसकी बिक्री करना वो तृतीयक क्षेत्र में शामिल होगा। लकड़ी काटना प्राथमिक क्षेत्र में होगा। लकड़ी से फर्नीचर बनाना द्वितीयक क्षेत्र में है, जबकि उस फर्नीचर को बेचना और प्रदर्शनी लगाना तृतीयक क्षेत्र कहलाएगा। अभी हम कर रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में डिफरेंस। तो गेहूं का जो उत्पादन करना प्राथमिक क्षेत्र है, गेहूं से आटा बनाना है डबल रोटी द्वितीयक क्षेत्र है, जबकि डबल रोटी से अलग अलग शहरों या अलग अलग गाँव में बिक्री करना परिवहन की मदद से तो वह तृतीयक क्षेत्र कहलाएगा। कपास का निर्माण करना प्राथमिक क्षेत्र है। कपास से कपड़े का निर्माण करना द्वितीयक क्षेत्र है। उस कपड़े का भंडारण करना, बिक्री करना तृतीयक क्षेत्र है। ऐसे ही लकड़ी काटना प्राथमिक क्षेत्र में होगा। लकड़ी से फर्नीचर बनाना द्वितीयक क्षेत्र में और उस पर फर्नीचर को बेचना या प्रदर्शनी लगाना तृतीयक क्षेत्र में होगा। खनन का कोई कार्य करना प्राथमिक क्षेत्र में है। उद्योगों में संसाधित करके वस्तुएं बनाना खनन का कार्य। खनन मतलब मिट्टी में से कुछ निकालना, ज़मीन की खुदाई करना। तो ज़मीन की खुदाई के बाद जो वस्तुएं मिलती हैं उनका निर्माण करना वो द्वितीयक क्षेत्र कहलाएगा और उन वस्तुओं की बिक्री करना तृतीयक क्षेत्र कहलाएगा। ऐसे जो पशुपालन वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा, लेकिन दूध के जो पदार्थ हैं उनमें संशोधन करके, प्रोसेस करके डिब्बाबंद बनाना, जैसे डेयरी मिल्क है या अमूल दूध है या पनीर वगैरह बनाना, तो वो द्वितीयक क्षेत्र का एग्जाम्पल होगा। और इन खाद्य पदार्थों को अलग अलग मंडियों तक पहुंचाना तृतीयक क्षेत्र का एग्जाम्पल होगा। लास्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट पर टिप्पणी लिखिए, जिसको हम मनरेगा अधिनियम भी बोलते हैं और 2005 में ये बना था। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो एक्ट है 2005 में लागू हुआ था। पहले इस एक्ट को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कहा जाता था। इसके अंतर्गत उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम करने की ज़रूरत है, सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन तक के काम करने की गारंटी दी जाती है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल होती है, यानी कि रोजगार नहीं दे पाती, तो वो लोगों को रोजगार न देने की वजह से बेरोजगारी भत्ता देती है। इस नियम के तहत उन कार्यों को वरीयता दी जाएगी जिससे भविष्य में भूमि के उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी, यानी कि जो भी इकोनॉमिकली एक्टिविटीज़ है उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा ताकि लोगों की आय बढ़ेगी और बेरोजगारी की समस्या है उसको कम किया जाएगा। आज के इस लेक्चर में हमने बेरोजगारी की समस्या को जाना ताकि और भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।